अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, आज के मेट्रो मैटर्स में माह रमज़ान के मुनासबत से हम ये गुफ्तगू करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस महीने में नेकी समेटते हैं, नेकियां कमाते हैं और यकीनन कमानी भी चाहिए हर आदमी को। और बड़े छोटे सबकी ये कोशिश रहती है कि अपने तई जिस हद तक भी नेकी कमा सके वो कमाए, चाहे लोगों की मदद करके कमाए, किसी को खाना खिला के कमाए और किसी की खुशियों में शरीक हो जाए, या किसी के घर में जो ज़रूरतमंद है उनके घर में राशन डलवा दें। लेकिन गुज़श्ता कई सालों से ये एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पर बड़े शहरों में और स्पेशली कराची में, कि बड़े एहतमाम के साथ सहरी का और अफ्तारी का एहतमाम हो रहा है। और बहुत सारे मौक़ों पे ये देखने में आता है कि बहुत ज़्यादा इसको ग्लैमराइज़ भी कर दिया गया है। और बहुत से लोग हमें भी ये मैसेज करते हैं और बताते हैं कि वो गए वहाँ पे ऐसे दस्तरखानों पर, लेकिन उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया गया, उन्हें मौका नहीं दिया गया, फिर वो आए और फिर गए। और अब तो ये है कि लोगों को लगता ये है कि लालच देकर बुलाया भी जा रहा है कि उनको मुफ्त किसी को सूट मिल रहे हैं, किसी को कुछ चीज़ें मिल रही हैं। हम इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और लोग भी बड़ी फराख दिली से ऐसे इदारों की मदद कर रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान के लोग, ना सिर्फ पूरे कराची शहर के लोग, बल्कि आलमी सतह पर भी ऐसे इदारों की मदद हो रही है, चूँकि वो ये समझते हैं कि ये इदारे लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारे इदारे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, उससे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन इन्हीं इदारों की अगर हम एम्बुलेंस सर्विसेज की बात करें, बहुत सारे शहरी हमें भेजते हैं वीडियोज़ और देखा जाता है, ये सोशल मीडिया पर भी बात हो रही होती है कि ऐसे तमाम फलाही इदारे, ऑलमोस्ट तमाम, उसमें कुछ ऐसे भी होंगे यकीनन जो इससे मुबर्रा होंगे, लेकिन तकरीबन तमाम ही फलाही इदारों की एम्बुलेंस सर्विसेज को देखा गया है कि वो मरीज़ों की शिफ्टिंग के लिए भी पैसे लेते हैं, पैसे मांगते हैं। घर से चाहे मरीज़ को अस्पताल लाना हो या अस्पताल से घर ले जाना हो तो एक बहुत ही कठिन मरहला होता है। और फिर हर अस्पताल के बाद हर ऐसी जगह के बाहर आप देखें कि एम्बुलेंसेस की लाइंस लगी होती हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि कौन सी एम्बुलेंस सर्विस किसकी है, कौन सी किस ऑर्गेनाइजेशन की है। बस ये है कि आप गाड़ी खरीदें, उस पर कलर मार दें और उसके बाद उसे बस एम्बुलेंस का दर्जा दे दें और खड़ी कर दें, जो कि सिर्फ डब्बे हैं जो मरीजों को शिफ्ट करने के काम आते हैं। इतनी सारी चैरिटी करने के बाद भी कराची शहर के लोग जो है वो अपने प्यारों की लाशें उठाने के लिए भी पैसे देते हैं, उन्हें पैसे देने पड़ते हैं एम्बुलेंस ले जाने के लिए भी। और बहुत ही तकलीफ दह बात होती है कि किसी का प्यारा उसे छोड़ जाए और वो उसकी मैयत लेकर अस्पताल के बाहर खड़ा हो और एम्बुलेंस वाले उससे जोड़ तोड़ कर रहा हो कि जी मैं तो इतने पैसे लूँगा और इतने पैसे आप देंगे तो ले जाऊँगा वरना नहीं ले जाऊँगा। मतलब किस कदर बदकिस्मती की बात है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ये इनफरादी कोई फेल है किसी ड्राइवर का, किसी अमले का, या इदारे की बाज़ाब्ता ये कोई पॉलिसी है। जब अगर आपको डोनेशन मिलता है और आप इतने ज़बरदस्त तरीके से डोनेशन लेते हैं तो वो डोनेशन इसीलिए क्या नहीं मिलता कि आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं और आप ये कहते हैं कि हम फ्री में आवाम की खिदमत कर रहे हैं, मुफ्त खिदमत कर रहे हैं। इसी बात पर तो लोग आप पर रिलाई करते हैं और आपकी हेल्प भी करते हैं कि यार मुफ्त काम कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। हमें मुख्तलिफ गेस्ट ज्वाइन करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शकील बेग साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं और कंज्यूमर राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं कंज्यूमर राइट्स पे। शहरियों की आवाज़ कोई बने या ना बने, लेकिन शकील बेग साहब ज़रूर बनते हैं। और शकील बेग साहब जो हैं वो चेयरमैन भी हैं कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया आपका जनाब शकील बेग साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और शकील बेग साहब से ही कुछ हम शुरुआत करेंगे। बेग साहब, इस मौजू पर आपने तो खासा काम किया है और कंज्यूमर राइट्स के हवाले से आपने बात भी की है, बल्कि हम एक शॉर्ट ब्रेक लेके फिर आपके पास वापस आते हैं। शकील बेग साहब, गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रखते हैं। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक है और आप भी हमारे शो में शरीक हो सकते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, आप उस पर हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और आप अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन तहजीब और तमीज़ के दायरे में रहते हुए आप अपनी बात कर सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि माह रमज़ान में जहां लोग नेकियां समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं फलाही इदारे भी, बहुत सारे इदारे अच्छा काम कर रहे हैं और यकीनन हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन जहां जहां कुछ इश्यूज़ हमें नज़र आते हैं हम उस पर भी बात करते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि जो फलाही इदारे हैं वो हर साल ये क्लेम करते हैं बड़े फ़ख्र से कि हमने पिछले साल फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कुछ थाउजेंड लोगों की हेल्प की थी, उनको खाने खिलाए थे, अब इस साल हमारा नंबर डबल हो गया। दूसरे अल्फाज में मतलब क्या हम ये नहीं समझ सकते कि मांगने वालों की तादाद में इजाफा हो गया या उन लोगों की तादाद में इजाफा हो गया जिनको आपने आसरा दे दिया कि आपको फ्री में बस मिल रहा है ना, तो आप बस आएँ और खाएं पिएँ, तो सफ़ेद पोश लोग कहाँ जाएंगे, उनका क्या बनेगा। और इसके मुकाबले में आप सस्ते बचत बाज़ार क्यों नहीं लगाते,
आप रोजगार के लिए क्यों नहीं करते? बिलियंस ऑफ रुपीस इस तरह से खाने खिलाने में और दस्तरखान में इस तरह की उसमें चैरिटी में चले जाते हैं, तो कोई आप फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं लगाते? हम इस पे बात करेंगे और इस पे भी बात करेंगे कि जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं वो फ्री क्यों नहीं हैं अब तक। कराची वालों को इतने डोनेशन देने के बावजूद भी अपनी मैयतें उठाने के लिए भी पैसे क्यों देने पड़ते हैं? हमारे जो पैनलिस्ट हैं, शकील बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ करा चुका हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा जो कि MP हैं, MQM से इनका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपका मैडम। उनके साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद इकबाल साहब जो कि काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के सरबराह हैं और थैलेसीमिया में बड़ा उन्होंने काम किया, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जनाब इकबाल साहब। शकील बेग साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। ये बताइए क्या मतलब लोग ये बात नहीं सोच रहे कि आप खाना खिलाएं, अच्छी बात है, नेकी का काम है, लेकिन ये जो सफ़ेद पोश और खुददार लोग होते हैं, नादार लोग होते हैं, वो कहाँ जाएं? मतलब वो लाइनों में घंटों घंटों तो नहीं लग सकते, वो अपने बच्चों को, फैमिली को भी नहीं ला सकते साथ में वहाँ पे बैठ के चीज़ें, तो उनके लिए क्या है माह रमज़ान में? जी सब बहुत ही मैं समझता हूँ सेंसिटिव इशू है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहर कराची की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त लगभग 3-3.25 करोड़ 3 करोड़ की आबादी से ज़्यादा का शहर है। अफसोस के साथ मैं ये कहूँगा हर रमज़ान में ये बिल्कुल इस तरह के सुबह आम दिनों में भी सुबह दोपहर शाम है, रमज़ान में तो खासकर सहरी और इफ्तार माशाल्लाह यहाँ होती है। लेकिन आपको पता है कि मैं जितने भी देखे और ये 2 में मैं विज़िट भी कर चुका हूँ, तो मुझे कहीं भी ख़वातीन नज़र नहीं आती हैं। ज़्यादातर मेल होते हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों से निकल कर वहाँ आते हैं और मोटरसाइकिल एक लाता था 3-3 सवारियाँ बैठ कर वहाँ आती हैं कि उन्होंने आज यहाँ आकर एक बेसिकली जश्न या इवेंट का एक मंजर होता है। हम ये कहते हैं बेशक खिलाइए खाना, हम इससे इख्तलाफ नहीं रखते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये सोचें कि जिनको आपने यहाँ बिठाकर खिला दिया, उनकी घर में जो खवातीन है, बहन है, बेटी है, बीवी है, बच्चा, वो उसकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही होगी? वो गरीब आदमी जिसको आपने वहाँ खिला दिया, बकौल आपके वो गरीब है। पिछले साल आपने 5,000 को खिलाया, इस दफ़ा आपने शायद 10,000 को खिलाया। एक तो हमारा पूरी दुनिया में इमेज क्या जाता है, इस तरफ भी हमें सोचने की ज़रूरत है। क्या हम भीख मांगने वाले ही रह गए? क्या हम भीख मांग के ही खिलाएंगे? अब एक तरफ तो वो लोग जो इनकी मदद करते हैं, क्योंकि हमारे एक कॉन्सेप्ट है जो दिखता है वो बिकता है। बात ये है कि हम रोड पे बिठाकर एक पिक्चर पाकिस्तान की पूरी दुनिया में दिखाते हैं कि जनाब ये देखिए, हम कहते हैं वो ठीक है, जहां चलते हुए मुसाफिर है उसका रोजा आप खुलवा रहे, समझ में आ रही है बात कि रोजे का टाइम है और बहुत अच्छे तरीके से लोग उसको मैनेज करते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से लोग खजूरें दे रहे होते हैं, पानी दे रहे होते हैं, वो समझ में आती है बात। लेकिन अगर हम इस तरीके से सिर्फ 2 टाइम उन लोगों को खाना खिला दे जो आदी हो गए, डेली बेसिस पे वहां पहुंच जाते हैं, तो कभी आपने उस पर गौर किया? आप कहेंगे तो मैं आपको एक ऐसा वाक्य भी सुनाऊंगा जिसमें औरत का मर्डर सिर्फ इसलिए कर दिया गया कि वो सुबह दोपहर कहीं और खाना खाता था, शाम को चलते हुए कहीं और खाता था, उसके बाद घर पे वो 100-200 रुपए लेके जाता था, जिसने अपनी बीवी का मर्डर किया। ये पूरा इंसिडेंट हुआ तकरीबन 4 साल पहले कराची के अंदर। वो भी सिर्फ किस वजह से हुआ कि वो कमाता ही नहीं था, वो जाता था, उसको बकरे मिलते थे खाने को, घर में उसके दाल भी नहीं पकती थी। जब आप खुद सोचे कि जिस इंसान को ये आदत हो जाए और वो ये सोचे कि मैंने कंधे पे एक बेलचा रखा हुआ, रास्ते चलते जो 10-15-20 रुपए मिले वो जाके बीवी को दे दो, भाई बीवी क्या ऊपर से बेचारी क्या वो नहीं, वो चाहेगी भीख मांगेगी बाहर जाके। उसको एक मर्द का काम है कमा कर ला के देना और उस औरत ने घर चलाना होता है। अब उस औरत को आपने घर में रख दिया, खुद आप अपने दोस्तों के साथ लिए पेट्रोल डलवाया और अच्छे अच्छे खाने खाए। और मैं तो कहता हूं ऐसे जानवरों के खाने खिलाए जाते हैं कि जिसके 2500-2600 रुपए किलो तो गोश्त है, अगर मैं उसकी कॉस्ट करूं तो इतना महंगा है। तो आप सोचें कि यहाँ मुर्गी वाले मुर्गी बेचने पे आजकल नहीं आ रहे कि सरकारी रेट उनके, वो मुर्गी के भी गोश्त मिल रहा है, उनको बकरे का गोश्त भी मिल रहा है जो कि 2,000-2,200 रुपए किलो। अब आप सोचें कि उनकी बीवी को क्या मिल रहा है, उसकी बहन को क्या मिल रहा है, उसकी माँ का क्या, उनका रोजा नहीं है। हमें सोचने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि अगर इस तरफ नहीं सोचेंगे तो यकीन करें हम हाथ फैलाने वाले, बेहतर है मछली पकड़ना सिखा दें। जो आपने की ना बात वो बड़ी खूबसूरत है कि इंडस्ट्री लगा दें शहर कराची में। तो मैं कहता हूं अगर एक जाल फैला दिया जाए ना इंडस्ट्रीज का, घर घर में इंडस्ट्री हो जाए, तो यकीन करें कि एक मिडिल क्लास जो है ना वो लोअर क्लास को कम से कम वहां जॉब मिल जाएगी। और जब जॉब मिलेगी तो बजाय वो बैठकर इस तरह खाना खा रहे हो, वो खुद किसी को खाना खिला रहे होंगे। राइट। डॉक्टर फौजिया साहबा, आप बताइए कि MQM मुतवस्सित तबके की जमात है, हम जो बात कर रहे हैं वो हम मुतवस्सित तबके की बात करें। अब देखें मुतवस्सित तबका क्या करे जिसकी तनख्वाह भले 50,000 भी हो, लेकिन आज के दौर में आप सोचें कि क्या उसका गुजारा हो सकता है? उसके अगर 2 बच्चे भी हैं, 3 बच्चे भी हैं, मियाँ बीवी भी हैं, तो वो क्या करें? उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। देखिए जो आपने टॉपिक स्टार्ट किया है, बल्कि मेरे भाई
جو بات کر رہے تھے میں صرف اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی اور پھر میں اپنی پارٹی کی طرف آؤں گی. دیکھیں رمضان کا جو مہینہ ہے یہ رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے اور رحمتیں سمیٹنے کا ایک میکنزم بیان کر دیا گیا ہے. جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہسٹری ان کو دیکھتے ہیں, ان کی ذات کو, اور ان کا جو ہے روٹین دیکھتے ہیں ڈیورنگ رمضان, تو روٹین تو کوئی چینج نہیں ہوا. وہ جنگیں بھی کر رہے ہیں, وہ کام بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں, اسی طرح کھجور سے روزہ جو ہے وہ سحری کرتے ہیں اور پھر افطار بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ خاص طور پہ رمضان میں اتنے جو ہے منو ٹنوں کے حساب سے آپ فروٹ کیوں خرید رہے ہیں؟ آپ اس طرح سے چیزیں لے کیوں رہے ہیں؟ آپ سمپل رمضان روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس بھوک اور افلاس کی اس چیز کو فیل کریں. جب آپ اتنا مرغن کھانا سحری میں کھا رہے ہیں, آپ افطار میں کھا رہے ہیں, آپ کے دن میں 2 دفعہ میل کھا رہے ہیں اور وہ اتنا ہیوی میل کھا رہے ہیں, تو آپ کو تو نہیں محسوس ہو رہا نا کہ ایک غریب شخص جس کے گھر میں کھانا نہیں پکتا, جو بھوکا رہتا ہے, اس کی کیا فیلنگز ہوں گی؟ جب یہ آپ کو فیل نہیں ہوگا تو پھر آپ لیجسلیشن بھی نہیں کر سکتے. ایز اے پولیٹیشین آپ پھر لیجسلیشن بھی نہیں کریں گے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلے کیا ہیں. ہم ایم کیو ایم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بالکل ریپرزینٹ کرتے ہیں مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے. میں ایک عام سی ڈاکٹر تھی اور اس کے بعد میں نیشنل اسمبلی کی ممبر بنی, ابھی صوبائی اسمبلی کی ممبر ہوں, اور لیجسلیشن ہم نے اپنے لوگوں کو فوکس کر کے کیا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 15 مہینے کا جب 15 دن گزرتے ہیں اور آخری جو 15 دن ہوتے ہیں ان کو کس طرح گزارا جاتا ہے, آپ کو کس طرح سے پیسے کو مینیج کرنا پڑتا ہے. جب آپ کے گھر میں بل زیادہ آ جاتا ہے بجلی کا, تو گھر میں کتنا ہنگامہ ہوتا ہے. تو آپ کے گھر میں جن کے گھروں میں پانی منرل واٹر پیا جا رہا ہے ان کو کیا پریشانی ہے؟ اچھا, دوسری چیز یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم نے اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو افطار کرا دیا اور اس سال ہم نے اس سے بھی زیادہ افطار, میں ہمیشہ اس چیز کے خلاف ہوں. ہم نے اپنے قوم کو بھکاری بنانا شروع کر دیا. ہم نے نہ تو ان کو کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں, نہ شعور دے رہے ہیں, نہ کوئی اور چیز ہم ان کو اچھی چیز سکھا رہے ہیں. ہم ان کو یہ سکھا رہے ہیں جائیے کسی بھی, میں آپ کو اب نام نہیں لینا چاہتی ہوں, جائیے اور جا کے وہاں کھانا کھا کے آ جائیں, شوتر موٹ کی بریانی آپ کھا کے آ جائیے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں, آپ اپنے نوجوانوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. ایک چیز میں ضرور یہاں مینشن کروں گی, ہو سکتا ہے کہ میرے بھائیوں کو اس سے اختلاف ہو, میں نے ہمیشہ اپنی سپیچ میں نیشنل اسمبلی میں بھی اور یہاں صوبائی اسمبلی میں بھی یہ بات کی ہمیشہ سے, اور آج آپ کے چینل کے توسط سے بھی یہ بات کر رہی ہوں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی میں ہمیشہ مخالفت کرتی ہوں. وجہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں نا. آپ ان کو اسی پیسے سے ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں, آپ کے نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں, یہ نہیں آپ کریں گے. لیکن آپ نے کیا کر رہے ہیں کہ آپ 150, کیونکہ آپ نے صرف اپنے ووٹرز بنانے ہیں. آپ کا فوکس کیا ہے؟ آپ نے ووٹرز بنانے ہیں. آپ نے ایک بریانی کی پلیٹ دیکھ کے ووٹر بنا دیا. شعور آپ نے اپنی قوم کا جو ہے ہائی جیک کر لیا ہے. تو اس کو جو ہے اس پہ فوکس کریں. ایم کیو ایم جو ہے وہ ہمیشہ اس چیز کے خلاف بات کرتی رہی ہے, کرتی رہے گی, اور میں ذاتی طور پہ اس چیز کے, اور ایم کیو ایم کو جوائن کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ مڈل کلاس کو تو کم از کم ریلیف دیا جائے, جو کہ ہم دینے میں قاصر ہیں. جتنی ہماری کیپیسٹی ہے, جتنی ہماری ہمت ہے, جتنی ہماری انرجی ہے, ہم کہتے ہیں, ضرور کہتے ہیں. بھائی جناب اقبال صاحب, بھائی جان آپ کیا کہیں گے اس سوال سے؟ سر میں دیکھو, میں اس وقت اپنی بہن سے اتفاق اس لیے کروں گا کہ ہم آنے والی نسل کو نکمہ بنا رہے ہیں. ہم لوگ دسترخوان اور راشن کے پیچھے دوڑا رہے ہیں, اور دسترخوانوں پہ بٹھا کے ان کو بالکل بیکار کر رہے ہیں. ہم لوگ ہڈ حرام بنا رہے ہیں. پہلے تو ہم یہ محنت کیا کرتے تھے. میں ایک اتنے بڑے ادارے کا سربراہ ہوں, مگر مجھے پتا ہے میں نے سبزی بیچی ہے, آلو لے لو, بھنڈی لے لو, گوبھی لے لو, آج اس مقام پہ جو کھڑا ہوں اللہ نے مجھے پہنچا دیا. ہمارا کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر پہ ہم نے سوچا یار یہ جو ہمارے بچے غریب جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے, کرایہ آنے جانے کے لیے, والدین بے روزگار ہے, ہم نے ٹھیلے کی اسکیم شروع کی تھی. ٹھیلا نہیں تھا, وہ دکان تھا, ٹھیلا نما دکان تھی. اس میں فائبر کی چھت لگی ہوئی ہے, سولر پلیٹ لگی ہوئی ہے, پنکھے لگے ہوئے, لائٹ لگی ہوئی ہے, کولر لگا ہوا. کسی نے حلیم بیچنا تو حلیم کی دیگ, گیس کا سلنڈر, چولہا سب ساتھ دیا, ریڈی کر کے دیا. آج ہمارے 400 سے زیادہ ٹھیلے نما دکانیں پورے کراچی, پورے سندھ میں چل رہی ہیں. اپنے 400 گھر کے چولہے جل رہے ہیں.
तो इससे बड़ी क्या बात है। एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था जी, हमने 7 अरब रुपए का खाना खिला दिया। 7 अरब रुपए में आप 400 बसें चला देते, 800 कंडक्टर को नौकरी मिलती, 800 ड्राइवरों को नौकरी मिलती, कराची का ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो गया था, सब इज्जत और रिस्पेक्ट की रोटी खाते। बजाय इसके कि हम दस्तरखानों के पे बैठ के हमें अच्छे भले हम क्लिफ्टन पे और डिफेंस में दस्तरखान लगा रहे हैं, वहाँ तो कोई गरीब नहीं रहता। जाना तो औरंगी जाएं, लियारी में अंदर जाएं, न्यू कराची में आगे जाएं, हैदराबाद, दादू, नवाबशाह, इस तरह जाके कैंप लगाए ना। यहाँ ज़रूरत है गरीबों के पहुँचे, वहाँ नहीं जाते हैं आप। हर क्लिफ्टन और डिफेंस के चौराहे पे आपको दस्तरखान नजर आएंगे, और पुलों के नीचे जहाँ से ट्रैफिक गुजर रही है। मैं इस पे वापस आता हूँ, आपने ज़बरदस्त बात की है। और नाज़रीन, मैं आपको 2 वीडियोस दिखाना चाहता हूँ, और वो हैं एम्बुलेंस सर्विसेज से मुतालिक, जो मैंने पहले बात की कि शहरियों को एम्बुलेंस भी फ्री में दस्तयाब नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी मिकदार में आप चंदा जमा करते हैं, आप पैसे जमा करते हैं, आप ज़कात, खैरात, फितरा, हर चीज़ आप जमा करते हैं। नाम क्या है कि गरीब को सहूलत देने के लिए। तो कराची शहर में क्या एम्बुलेंस सर्विस भी गरीब को फ्री में नहीं मिल सकती? अपनी लाश उठाने के लिए, मैयत उठाने के लिए भी उसको एम्बुलेंस फ्री में नहीं मिल सकती? ये वीडियो जरा देखिएगा। ये जेडीसी कंपनी के इदारे से है। ये अस्पताल से बच्चे को लेकर आए, मैयत को, छोटे बच्चे की मैयत है। ये 7,000 रुपये मांग रहे यहाँ से अब्बासी जाने का और आने का, और ये कहते हैं हम जो है ना वेलफेयर की सूरत पे चला रहे, मुसलमानों को धोखा दे रहे और मुसलमानों का माल हड़प करके कहीं और लगा रहे। ये आप जरा गौर करें इन पर। रमजान के महीने पे ज़कात को ना मानने वाले ज़कात उसूल करके मुसलमानों के साथ ही वैसे ही जाना पड़ेगा, फिर आपको बेटा जाए तो आप इसको ये वेलफेयर पे चल रहा है हजरत। मैं इनको उठा के भी लेके गया हूँ अब्बासी से, यहाँ से लियारी एक्सप्रेस नादरन के पास, नादरन से लेके गया और लेकर आया। आप वेलफेयर पे चल रहे हैं? ये वेलफेयर पे चल रहा है, नहीं चल रहा है? भाई रुक जा, मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ। बोलो। बंदा मार दिया ऊपर। ये बंदा है जी आपका ड्राइवर। यहाँ पर कोई वाह जी वाह। यहाँ पे हाँ भाई, आपके फ्री सर्विस है ना जेडीसी का, जानू सिर्फ फ्री सर्विस। रोड से एक्सीडेंट उठाते हैं तो फिर आप यहाँ पर आगे कितना पैसा मांग रहे हो? रोड से एक्सीडेंट उठाते हैं और सरकारी हॉस्पिटल तक फ्री होते हैं। तो जब हम यहाँ नादरन हमारे पास के कॉल पे बुलाए जाते हैं, अच्छा, तो कॉल पे जब आते हैं तो यहाँ से पैसे चार्ज। और आवाम से जो आप ज़कात उठाते हो वो किस बद में उठाते हो? आप अलग सेक्शन है वो आप। नहीं, वो आप ये अवामी सर्विस के लिए उठाते हो, आप लोग एम्बुलेंस सेक्शन अवामी सर्विस के लिए उठाते हो। लेके आता हूँ मैं, पेशेंट लेके जाता हूँ। कभी किसी ने ये देख ले, पहले 11 बंदे का नाम क्या है? नाम क्या है? पहले उन्होंने बनाई है। आपका नाम? तारिक नाम है मेरा। क्या नाम? तारिक। एक एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ फंड मांगे जा रहे हैं। इन 700 रुपये मांग रहे हैं। यहाँ लेडीज का एक्सीडेंट हुआ है और गिरी और बात की है तो कहा जा रहा है 700 रुपये देंगे तो लेके जाएंगे। ये इंसानियत है? अब जा जी नाज़रीन, आपने वीडियोस देखी, ये बहुत ही मारूफ इदारों की वीडियोस हैं। हमने नाम हाइड किया है उनका, जो कि उनके नुमाइंदे अभी हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। अगर वो हमारे शो में होते तो फिर हम उनका नाम भी लेते और नाम बताते भी आपको। बहुत ही मारूफ इदारों की एम्बुलेंस सर्विसेज हैं जो कराची में मौजूद हैं। आपने देखा कि एक एम्बुलेंस वाला 7,000 रुपये मांग रहे हैं मैयत को छोड़ने के। वो कह रहे हैं मैं वहाँ भी गया था, वहाँ भी गया था। और एक जो है वो एक्सीडेंट का, एक खातून है बेचारी एक्सीडेंट में बैठी हुई है, उसको अस्पताल तक ले जाने के 700 रुपये मांग रहे हैं। अब बताइए कि ये हम कैसे हम करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब नवीद अली बेग साहब ने, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अल खिदमत कराची के। हम उनसे इस मौजू पे गुफ्तगू करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हम ये बात कर रहे हैं कि NGOs और रफ़ाही इदारे जिनकी एम्बुलेंसेज सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज फ्री में अवेलेबल क्यों नहीं हैं? शहर में एम्बुलेंसेज के जो ड्राइवर्स हैं वो पैसे मांगते हैं, और पैसे भी धड़ल्ले से मांगते हैं, अपनी मर्जी से मांगते हैं, कोई रसीद भी नहीं देते हैं, कोई उसका हिसाब किताब भी नहीं देते हैं। आप भी माशाल्लाह एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, आपके यहाँ क्या सिस्टम है? क्या आपकी एम्बुलेंसेज भी लोगों से पैसे लेती हैं या फ्री में कोई पेशेंट वगैरह उठाते हैं? जी बहुत शुक्रिया। अल खिदमत का कराची में कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं है।
اس لیے کہ آلریڈی ماشاءاللہ یہاں بڑی بڑی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ایمبولینس سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں، اس لیے خامخواہ میں ایک ایسی چیز جو آلریڈی دستیاب ہے اس میں جانے کا کوئی وہ نہیں تھا فائدہ، اس لیے ہم دیگر ایریاز ہیں جس میں آپریٹ کرتے ہیں، ایمبولینس سروسز ہماری نہیں ہیں۔ نوید صاحب یہ بتائیے، ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ جو دسترخوان لگ رہے ہیں شہر میں، آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم اس پہ بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا یہ بہت بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں بجائے اس کے کہ ہم انہیں مچھلی کھلاتے ہی رہیں بس؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، اور اسی کے پیش نظر الخدمت کے دو بہت بڑے پروگرام ہیں۔ ایک تو اسمال انویسٹمنٹ اسمال لونز کا پروگرام ہے جس میں انٹرسٹ فری لون دیا جاتا ہے۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں راشن مانگنے کے لیے اور ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ راشن کی اگر ضرورت ہے وہ تو چلیں ایک مرتبہ ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے، ہر مہینے تو ہم نہیں آپ کو پرووائڈ کر سکتے، لیکن آپ کام شروع کیوں نہیں کرتے، آپ کیا کام کر سکتے ہیں۔ اگر کام اس کو نہیں آتا ہے تو ہمارے اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز ہیں جہاں پر الیکٹریشین کی ٹریننگ، پلمبنگ کی ٹریننگ، موبائل ریپیئرنگ کی ٹریننگ یا سولر پینل کی ٹریننگ اور دیگر نوعیت کی ٹیلرنگ کی باقاعدہ ٹریننگ ہم دیتے ہیں ایسے لوگوں کو اور ان کو کام پہ لگاتے ہیں، اور اس کام کو شروع کرنے کے لیے اسمال لونز بھی دیتے ہیں۔ اور سینکڑوں ہزاروں ایسے کیسز ہیں اسی شہر کے اندر کہ جو 50,000 60,000 1 لاکھ روپے، خواتین بھی ہیں جن کو سلائی مشینیں دی گئی ہیں، جاکی کی مشین دی گئی ہے، انہوں نے یعنی اس قسم پرسی کے عالم میں ہم سے اپروچ کیا کہ ان کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا، اور آج ماشاءاللہ ان کے ہاں 10 12 لوگ امپلائڈ ہیں، انہوں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، کام اتنا ہو گیا۔ تو یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ ان کو مچھلی پکڑنا سکھانا، ان کو ٹریڈ سکھانا۔ بعض اوقات لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کام کی نوعیت کا جائزہ لیتے ہیں اور یہ کنسلٹیشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ یہ کام آپ کے لیے مناسب نہیں رہے گا، بلکہ آپ اس کی نسبت یہ دوسرا کام کیجئے، گائیڈ بھی کرتے ہیں انہیں اور لون بھی دیتے ہیں اور اس کی مانیٹرنگ الحمدللہ، اور لون پے بیک بھی لوگ کر دیتے ہیں تاکہ یہ سائیکل جاری و ساری رہے۔ اس کے علاوہ ہمارا بہت بڑا ایک فلیگ شپ پروگرام بنو قابل کا اس وقت چل رہا ہے پورے ملک میں۔ کراچی میں تقریباً 50,000 بچے آئی ٹی ٹریننگ لے کر کے نکل چکے ہیں اور سینکڑوں ڈالر مہینے کے وہ کما رہے ہیں، 300 400 500 $1,000 تک پر منتھ وہ بچے کما رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر ایک بچہ $1 لاکھ کما رہا ہے تو آپ سمجھیے کہ 3 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہو گئی ہے، اور گھر بیٹھے بچیاں ہیں۔ تو 50,000 بچوں کو ہم نے ٹرین کیا ہے، 2 لاکھ بچے اس وقت بنو قابل 4.0 میں ٹرین ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز یہ بھی مارکیٹ میں آ جائیں گے، جابز بھی کر رہے ہیں، فری لانسنگ بھی کر رہے ہیں، فردر ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو نوجوانوں کو بھی ایک طرف ہم راستے پہ لگا رہے ہیں، ٹریک پہ لگا رہے ہیں، اس سے پاکستان کے مسائل، ان امپلائمنٹ کا مسئلہ، فارن ایکسچینج ارننگ کا مسئلہ حل ہوگا، اور دوسری طرف جو ہے وہ بچے جو ہیں، نوجوان نسل جو ہے وہ بے راہ روی سے بچ جائے گی۔ تو بہت شکریہ، بالکل نوید بیگ صاحب، بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ، اور یہ زبردست آپ نے بتایا، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ناظرین یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب حسان الحبیب صاحب جو کہ ترجمان ہیں ریسکیو 1122 گورنمنٹ آف سندھ کا جو ادارہ ہے۔ حسان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ حسان بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بتائیے کہ ہم بات کر رہے ہیں کراچی شہر میں ایمبولینسز شہریوں کو فری میں نہیں ملتی ہیں، پیسے لیتے ہیں ایمبولینسز والے۔ 1122 کی کیا صورتحال ہے؟ پہلے کراچی کے حوالے سے بات کر لیں۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ایسے اہم ایشو کو ریز کرنے کے لیے مجھے اپنے شو میں لیا۔ اچھا، اب اگر میں آپ کو ایمبولینس سروس کے حوالے سے بتاؤں تو میں بقیہ جو دیگر ایمبولینس سروسز کراچی میں چل رہی ہیں، کوئی بھی چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے تو اس کے بارے میں تو ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتا ان کا کیا پروسیجر ہے، کیا SOP ہے اپنے کام کرنے کی، بٹ اگر ریسکیو 1122 کی بات کی جائے تو وہ ایمبولینس سروس پورے صوبے سندھ میں ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے، گورنمنٹ کی سروس ہے، گورنمنٹ اس کو فنڈ کرتی ہے، اور کوئی بھی اگر اس سروس کو اویل کرنا چاہے گا کسی بھی زمرے میں تو اس کو 1 روپیہ بھی دینا نہیں پڑتا، جسٹ آپ 1122 پہ کال کریں گے اور آپ کو وہ سروس میسر ہو جائے گی۔
राइट, और ये बताइए कि कराची शहर से अगर पेशेंट को लेके जाना हो दूसरे शहर में तो उसके लिए क्या आप लोग गाड़ी देते हैं? मैंने तो सुना है गाड़ी नहीं देते आप लोग। बिल्कुल, देखें शाहिन साहब, इसमें सूरत हाल ऐसी है कि हमारे पास जो रेस्क्यू 1112 में सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल है, वो पूरा मॉड्यूल जो है वो कॉपी हुआ है 911 का, और उस मॉड्यूल को अगर हम फॉलो कर रहे होते हैं, जब भी कोई भी कॉलर 1122 पे कॉल करता है तो उससे पूरे सवालात लिए जाते हैं, जिस पे अक्सर कॉलर थोड़ा से हाइपर भी हो जाते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप ये सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल वो सवालात उन्हीं की कंडीशन को जांचने के लिए, उन्हीं की क्रिटिकलिटी को जांचने के लिए होते हैं। अब उस सॉफ्टवेयर की या उस सिस्टम की कुछ एसओपीज हैं, कुछ क्राइटेरिया है, जिनमें से होम शिफ्टिंग की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे मरीज हमसे ऐसे होते हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी वो हॉस्पिटल में है लेकिन अब वो हॉस्पिटल से घर जाना चाह रहे हैं तो आप उन्हें शिफ्ट कर दें। या फिर अगर शहर की बात की जाए तो अगर पेशेंट ऑलरेडी किसी बड़े शहर में है, कराची के अंदर, तो वो छोटे शहर की तरफ जब रेफर हो रहे होते हैं तो उधर भी पॉलिसीज मैटर आ जाते हैं। रीजन बीइंग कि ये लाइफ सेविंग एम्बुलेंस है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टोटली फ्री है, और राइट नाउ अभी सूबे में इतने नहीं है जो हम पूरे स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल है, क्राइटेरिया पे मतलब है कि आप विद इन सिटी आप सर्विस नहीं दे सकते? हम आउट ऑफ सिटी सर्विस डॉक्टर के रेफरल पे हमारी होती है। मिसाल के तौर पे अगर कराची में कोई पेशेंट है किसी बड़े हॉस्पिटल में, SIUT में, सिविल में, और वो डॉक्टर रेफर करे कि हमने इन्हें बेड रेस्ट दे दिया है तो ये अपने आबाई गांव जाके या दूसरे शहर, छोटे शहर में जाके रेस्ट कर सकते हैं, तो हम देते हैं। अदरवाइज बैक जाना ये पॉलिसी का हिस्सा नहीं होता। और तो अगर कराची की तरफ कोई आता है किसी भी शहर से तो वो सर्विस उन्हें अवेल हो जाती है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका हसन हबीब साहब। शकील बेग साहब, आपका क्या तजुर्बा रहा 1122 के? जी, मेरा तजुर्बा 1122 भी है और दीगर जो उनके लिए भी कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरा ताल्लुक आवाम से, और ख़ासकर जो छोटा तबका है जिसको हम यहाँ पूछते ही नहीं है बेचारे को, जो गरीब इलाकों में रहते हैं, उनके यहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, सबसे नायाब काम है वहाँ तक एम्बुलेंस को पहुँचाना या एम्बुलेंस का लाना। रिसेंटली अभी मैंने अपने पेज पर भी ये वीडियो शेयर की थी, और यकीन करेंगे मुझे दुख हो रहा था कि जिस तरीके से एक बच्चे जो कि इंतकाल कर चुका है, आप उसको लाने के 7,000 रुपये मांगे जा रहे थे। अब इसको छोड़ दें, इसके अलावा और भी कई ऐसे नाम में लेना चाहता जिनको बाकायदा एक पेशेंट खड़ा हुआ है, मिन्नतें कर रही है खातून के, देखें आप मेरे साथ ये हो चुका है वाकया, आप चलें, नहीं जाते। देखिए मुझे ये समझ में नहीं आती, शहर कराची जो पाकिस्तान का 70% कमाता है, ये वो कमाऊ पोते जो कमाकर पूरे पाकिस्तान को चलाता है। यहाँ पर तमाम ऑर्गेनाइजेशन बैठी, NGOs, करोड़ों अरबों रुपए आते हैं उनके पास, और उसके बावजूद ये शहर जो है हमेशा मुंह तकता रहता है उनका कि जिन्होंने उनको देना होता है वो हाथ फैला रहा होता है। जबकि मैं समझता हूँ ये वो कमाऊ पोते कि जिसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी लगा देना ये एकदम अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। तो ये एम्बुलेंस सर्विसेज हो या दीगर जो भी चीज़ें, मैं समझता हूँ कि हमें उससे निकलना होगा। और मैं सिर्फ स्टार्ट उसी पे जाऊँगा जो आपका इंट्रो था कि हमें मछली पकड़ना सिखा दे, खुदा के वास्ते हमें ये बीक की तरफ ना लगाएं। और सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जो मेरी नौजवान नस्ल है जो अब आ रही है वो परेशान है कि यार ये होता क्या है, ये मामलात क्या है। वो घरों में अपने पेरेंट्स को पूछते हैं कि जनाब हमने भी जाना है वहाँ पर ये इस तरह की एक्टिविटीज हैं। तो ये इस चीज़ को मेरा ख्याल है कि ख़त्म किया जाए, और जितनी जल्दी हो सकता है ख़त्म किया जाए, क्योंकि इससे नुकसान हो रहा है। राइट, और ये भी है कि अब फ्री के खाने तो खिलाए ही जा रहे हैं, लेकिन अब उसके साथ साथ तहाइफ, लालच दे के लोगों को बुलाया जा रहा है, कोई कहीं कपड़े दे रहे हैं, कहीं बाइक्स दे रहे हैं, कहीं मोबाइल फोन्स दे रहे हैं। मतलब मैडम आप क्या कहेंगी, एम्बुलेंस सर्विस के वाले से बात कर लीजिए और इसके वाले से। देखिए, एम्बुलेंस सर्विस के बारे में जो मेरे भाई बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ी बारीक बीनी से जो है ना जवाब तो आपको दे दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसको दूसरे शहर में लेके जाना होता है तो ये अवेलेबल नहीं होते। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे मुल्क में जान जो है वो सबसे ज़्यादा सस्ती है, और उसके बाद हम रूल्स उस वक्त बनाते हैं जब कोई जान दे देता है। तो आपके शहर जो कराची शहर की बात कर रहे हैं, कमाऊ पूत की बात कर रहे हैं, कोई शख्स कोई भी इसको ओन नहीं करता। हालांकि अभी रमज़ान में देखिए पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आए गए भीख मांगने के लिए। उन्हें पता है सबसे ज़्यादा यहाँ से उनको मिलेगा। बेगरी की आप देखिए तो वो जो यहाँ का जो बेगर है, फ़कीर है, वो सबसे ज़्यादा कमाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, पूरी दुनिया में
जब रमज़ान आता है तो वहाँ मेगा सेल्स लगती हैं, वहाँ हर चीज़ पर डिस्काउंट लग जाता है। और हमारे यहाँ ये है कि मेगा सेल्स तो बड़ी दूर की बात है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। एक छोटी सी चीज़ ज़रूर कहूँगी कि रमज़ान को रोज़े की तरह निभाया जाए। जब आपकी डिमांड ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर बात है महंगाई होगी, ये एक असूल है। तो आप क्यों उसके डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं? आप नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी गुजारें, नॉर्मल और उसको जो रहमतें समेटने का ये महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। राइट। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मोहतरमा सैयदा तहसीन आबदी साहिबा, जो कि तर्जुमान है हुकूमत सिंध की। बहुत शुक्रिया आपका तहसीन साहिबा। थैंक यू सो मच। तहसीन साहबा, ये बताएंगी कि जो फलाही इदारे हैं, एम्बुलेंसेस सर्विसेज चलाते हैं, उनको गवर्नमेंट कितना फंड करती है? डोनेशन भी उनके पास आता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मरीजों को शिफ्टिंग के लिए पैसे लेते हैं। देखिए, एम्बुलेंसेस की जहाँ तक बात है, ये एक अहम मसला है और सिंध हुकूमत इस पर काम भी कर रही है। जैसे सिंध रेस्क्यू 111 की सर्विस को जो है सिंध गवर्नमेंट मजीद फाल भी कर रही है और जदीद इसका दायरा भी जो है वो कराची से बाहर दीगर अजला तक भी फैलाया जाएगा। तो हम सिर्फ जो है NGO पे रिलाई नहीं करते हैं, हमारी अपनी जो जिम्मेदारी है, वैसी बातें हम रूलिंग गवर्नमेंट हैं, हमारी जिम्मेदारी है अपने सूबे के लोगों को फैसिलिटेट करना। तो जहाँ तक चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं हम अपने बलबूते पे ही करती हैं, लेकिन अगेन जो काम कर रही हैं हम उनको भी बड़ा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि NGOs और हम मिलके एक पार्टनरशिप पे जो काम कर रहे हैं उससे बेहतर तरीके से सहूलियत प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। जी राइट। और ये बताइएगा तहसीन साहबा, इस हवाले से आप क्या कहती हैं? डॉक्टर फौजिया साहबा हमारे साथ मौजूद हैं और वो ये भी बात हो रही थी कि हम ख़ास तौर पे माह रमज़ान में अपने लोगों को भिखारी क्यों बनाते जा रहे हैं, उन्हें सिर्फ खाने खिलाए जा रहे हैं, उन्हें मछली पकड़ना क्यों नहीं सिखा रहे, उनके रोज़गार के लिए क्यों नहीं कर रहे, ये बिलियंस रुपए जो खर्च होते हैं इस पर फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगा रहे, कोई रोज़गार की स्कीम क्यों नहीं आ रही। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से भी डॉक्टर फौजिया साहिबा ने कहा कि वो भी प्रोग्राम जो है वो लोगों को ज़्यादातर भिखारी बना रहे हैं और उस तरफ राग़िब कर रहा है लोगों को। आपका क्या कहना है इसमें? अच्छा, मैं इस तरह बिल्कुल नहीं सोचती कि हम लोगों को भिखारी बना रहे हैं। देखिए, रमज़ान एक ऐसा महीना है, आपको भी पता है कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब महंगाई की जिम्मेदारी भी किसी प्रोविजनल गवर्नमेंट को देंगे तो ये दिस इज नॉट फेयर, बिकॉज बहुत सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो फेडरल से आती हैं, जिसमें बिजली है, गैस है, कि जिस तरह के बिल्स की वजह से लोग परेशान हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग अगर लोगों को रिलीफ मिल जाता है रमज़ान जैसे महीने में, जिसमें तमाम लोग जो कि साहिब इक़्तिदार लोग होते हैं वो चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ मदद जो है वो मुस्तहिकीन की करें। तो अगर फलाही इदारे इस तरह की मदद मुस्तहिकीन की कर रहे हैं, सफ़र कुछ लोग वहाँ जाके बेहतर सहर और इफ्तार कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी भी तरह का एतराज़ उठाना चाहिए। आप भी, हमने, मुझे तो लगता है हमें और आपको सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की फौजिया बाजी की कि जी इनको जो है वो क्या आपने कुछ इस तरह की बात, डिपेंडेंट बनाया जा रहा है, तो मुझे इसमें भी मैं कहूँगी कि इस तरह के प्रोग्राम भी, अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देखें तो उसमें वही वाले लोग हैं जो बहुत लोअर इनकम लोग हैं, जिनकी आमदनी कम है। ऐसा नहीं है कि वो तमाम बेरोजगार लोग हैं, उनकी आमदनी कम है, तो उनको ऐसे प्रोग्राम प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो ताकि उसकी सपोर्ट की वजह से वो अपने घर। अच्छा तहसीन साहबा, ये बताइएगा प्लीज, बस हमारे पास वक्त मुख्तसर है, ये बताइएगा कि रमज़ान के हवाले से सही चलें, गवर्नमेंट की तरफ से बाजार क्यों नहीं लगाए जा रहे, कोई बहुत बड़े डिस्काउंट के चीजें क्यों नहीं की जा रही, इन NGOs को भी आप ऑन बोर्ड ले सकते हैं, इस हवाले से कोई कभी नहीं सोचा? आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा। सिंध गवर्नमेंट ने सिर्फ कराची में 250 से ज्यादा बाजार लगाए हैं इस वक्त, रमजान बाजार लगाए। उन्होंने राशन पैकेजेस इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं और ये हो रही हैं और इसकी मुसलसल जो है मॉनिटरिंग भी हो रही है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं उनको पाबंद किया गया है तो वो इन बाजारों की टाइम टू टाइम जो है जाके मॉनिटरिंग करें कि वहाँ पे तमाम चीजें दस्तियाब हैं। तहसीन साहब आप सही कह रही हैं, बाजार तो बहुत लगे हुए लेकिन हुकूमत ने नहीं लगाए हैं, वो तो लोगों ने लगाए हुए हैं ना, वो तो जगह है वहाँ पे। हाँ DC ये है कि प्राइसिंग की मॉनिटरिंग जरूर करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका बहरहाल तहसीन साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी, तर्जुमान हुकूमत सिंध। और जनाब इकबाल साहब आपको लास्ट कमेंट करेंगे, फिर हमारे प्रोग्राम को खत्म हो रहे हैं, हम वाइंड अप करेंगे। सर मैं सबसे पहले तो एम्बुलेंस पे आऊँगा। एम्बुलेंस मेरी नज़र में तो एक माफिया बन चुकी है, मैं अपनी तरफ से इसलिए कह रहा हूँ। आप हर अस्पताल के आगे देखो, सिविल जाओ, जिना जाओ, लियाकत जाओ, अब्बासी जाओ, आगा खान के बाद एम्बुलेंस का पूरा बेड़ा के बेड़ा मार्केट बनी हुई है आपकी। कोई बंदा अस्पताल से निकल रहा होता है ना, किसी को मरीज को लेके, तो ड्राइवर उसके पीछे दौड़ रहे होते, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, आप वो परेशान हो जाता है।
میں ابھی حال ہی کا قصہ ایک بتا رہے ہیں، ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی اور وہ ایمبولینس والے ٹھٹھا کے مانگ رہے تھے 18,000 20,000 18,000 20,000. وہ اس سے رابطہ کیا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم ہم نے پہنچوا دیا. ہمارا پیٹرول کا خرچہ ہوا 2,800 روپے کا، ہم نے حساب لگایا 2,800 کا اور 18,000 میں بڑا فرق ہے. ان ایمبولینسوں کا کیا فائدہ جو پبلک کے ڈونیشن سے آئی ہوئی ہیں، چیزیں آئی ہوئی ہیں، آپ ان کو فیسلٹیز کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی مافیا بن گئی. آپ کال کریں گے سب سے پہلے آپ کو اس طرح سے پوچھیں گے کہ آپ کا اندازہ لگائیں گے آپ کی جیب میں پیسے کتنے ہیں. دوسرا ایک چیز میں بتاؤں، آج پوری دنیا والے سن لیں، ایمبولینس آ گئی، آپ کا مریض لے گئے، آپ اسپتال پہنچ گئے، گاڑی ایمبولینس والا اسٹارٹ رکھے گا ڈرائیور، آپ نے اس کو 2,000 3,000 دیے اور آپ کو اس نے 500 واپس کرنے یا 1,000 واپس، وہ واپس نہیں کرے گا. گاڑی اسٹارٹ ہے، گاڑی لے کے نکل جائے گا، اگلا بولتا رہے گا بھائی میرے پیسے، آپ کو کبھی پیسے واپس نہیں. یہ کتنا بڑا ہمارے ساتھ المیہ ہو رہا ہے. یہ جو سربراہان ہیں ایمبولینس جن کی ہیں، ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ان سے مانیٹرنگ تو کرے یار کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پبلک پیسہ کس لیے دے رہی ہے؟ ہم ڈیتھ بادی کسی کی نہیں پہنچا سکتے سر. کتنی بد دعائیں لیتے ہیں ہم لوگ ان لوگوں کی جن کی اولاد مر گئی، باپ مر گیا، ماں مر گیا اور باڈی اپنے گاؤں دیہات میں نہیں لے جا سکتا. بہت شکریہ آپ کا جناب اقبال صاحب، ڈاکٹر فیض صاحب آپ کا بہت شکریہ، شکیل بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور ناظرین ایک بات آپ کو ضرور بتا دوں کہ ہم نے یہ تمام فلاحی ادارے جتنے بڑے بڑے نام ہیں سب کو رابطہ کیا تھا کہ ان کی کوئی نمائندگی ہو جائے اور وہ اپنی بات کر سکیں، اس کو ڈیفینڈ کر سکیں، لیکن ان میں سے بیشتر نے کوئی رسپانس نہیں دیا جس کی وجہ سے وہ ہمارے شو کا حصہ نہیں بن سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.